हेलो टू ऑल, माई सेल्फ मनीषा मीना। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हिंदी का असाइनमेंट। यस गाइज, अगर आप डीएलएड ट्रेनी हैं तो जब आप अपने सेकंड ईयर में आ जाओगे तो आपको असाइनमेंट मिलता है जिसका टॉपिक है साहित्य समाज का दर्पण है। कैसे है उसके ऊपर आपको अपने इस असाइनमेंट में बात करनी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इस असाइनमेंट्स को आपको किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से पॉइंटर्स आपको ऐड करने हैं। उसके अलावा आप इसमें किसी एक उपन्यास कहानी के बारे में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गोदान जो कहानी है प्रेमचंद जी की, उसके बारे में लिखा है। तो आज का ये पूरा असाइनमेंट आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बेसिस पे इससे आइडिया लेके आप अपना असाइनमेंट बना सकते हो और अपने इंटरनल मार्क्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो पता है ना आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप भूमिका लिखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन किसी भी असाइनमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भाषा होती है तो साहित्य का विकास होता है और साहित्य होता है तब भाषा का विकास होता है। भाषा वैज्ञानिक शब्द देते हैं, परंतु साहित्यकार उन शब्दों को चुनकर एक रचना को जन्म देते हैं। भाषा में पूरे संसार को सामने रखने का गुण विद्यमान है। इसके साथ साथ इसमें कुछ कल्पनात्मक तत्व भी मौजूद हैं। साहित्य एक तरह से हमारे समाज को प्रतिबिंबित करता है। अनेक साहित्यकारों की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनमें हमारे समाज की अच्छाई व बुराई साफ झलकती है। साहित्य व समाज के परस्पर संबंध को जानने से पहले हमें साहित्य और समाज की भी जानकारी होनी चाहिए। भाषा और समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। भाषा के बिना भी समाज की संभावना होती है। मनुष्य ने अपने विकास क्रम में भाषा का ज्ञान अर्जित किया होगा। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब मनुष्य का एक छोटा समूह, जिसे हम समाज मान सकते हैं, कुछ वाक ध्वनियों या इशारों के माध्यम से संप्रेषण करता होगा, क्योंकि भाषा की ज़रूरत सामाजिक संबंधों की आवश्यकता के लिए अधिक होती है। इसके विपरीत भाषा के अस्तित्व को समाज के बिना स्वीकारना असंभव सा प्रतीत होता है। यदि समाज के बिना भी अगर भाषा है तो वह भाषा अस्तित्वहीन और उद्देश्यहीन है। मानव स्वयं एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सहजात प्रवृत्तियां सामाजिक हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य और व्यवहार समाज द्वारा नापा तोला जाता है। उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो समाज संगत नहीं है वह असामाजिक कहलाता है। यह ध्यान देने की बात है कि मानव द्वारा ही समाज का निर्माण हुआ है। समाज की आवश्यकताओं के कारण ही सामाजिक व्यवस्था बनी है। यह सामाजिक व्यवस्था कोई एक निश्चित और स्थिर व्यवस्था नहीं है। उसमें निरंतर परिवर्तन संभव है, होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, भाषा और समाज के बीच अंतर संबंध। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ती है और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के भीतर रहता है। उसका बौद्धिक और भावनात्मक विकास भी समाज भाषा द्वारा ही हुआ है। हर समाज की एक अपनी भाषा होती है जहाँ वह प्रयुक्त होती है। अतः सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण ही शब्दों के अर्थों में विशेष बदलाव आता है, जिसे सामाजिक अर्थ कहा जाता है। जैसे तू, तुम और आप का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इनके सामाजिक अर्थ अलग अलग हैं। सामाजिक स्तर में और आयु में छोटे बड़े व्यक्तियों की भिन्नता से इनके प्रयोग में अंतर आ जाता है। समाज में रहकर ही मनुष्य भाषा सीखता है, वह उसका प्रयोग करता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की हम भाषा सीखते हैं। इसीलिए भाषा को सीखने में परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परिवेश का अर्थ है
हम जिस समाज में रहते हैं उसकी व्यवस्था, उसके मूल्य, उसकी संस्कृति, उसके लोग आदि। इसी परिवेश के आधार पर हर भाषा अपना रूप विकसित करती है और अपनी एक अलग पहचान बनाती है। इस प्रकार भाषा एक सामाजिक क्रिया है, क्रिया के रूप में हमारे बीच विद्यमान है और कार्य करती है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। वो कैसे? जिस तरह से आप दर्पण या शीशे में अपने आप को देखते हो तो आप उसी तरह दिखाई देते हो जैसे आप हो। ठीक उसी तरह से साहित्य भी ऐसे देखने को मिलेगा जैसा समाज है, क्योंकि कोई लेखक या कवि वही लिखता है जो वह समाज में देखता है या सुनता है। समाज की क्रियाकलाप ही उसको लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरणार्थ, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में वही लिखा जो उस समय मुंशी प्रेमचंद जी ने देखा। उस समय समाज में कितनी गरीबी थी, कितनी बेरोजगारी थी, कितनी परेशानियां थी, यह सब कुछ वर्णन उनकी कहानियों या उपन्यासों में देखने को मिल जाएगा। दो बैलों की जोड़ी की कहानी, हीरा मोती, कफन, निर्मला, मंगलसूत्र, गोदान इनके ज्वलंत उदाहरण हैं। उस समय धनाढ्य लोग या महाजन या बनिए लोग किस तरह से अपनी बही खातों में या कोरे कागजों पर गरीब किसान मजदूरों से उनके हस्ताक्षर करा लेते थे और उन्हें कर्ज देते थे, और किस प्रकार उनकी पूरी उम्र उनका खून चूसते थे। बेचारे गरीब किसान एक बार कर्ज लेकर सारी उम्र कर्ज में डूबे रहते थे। यह सब कुछ समाज और किसानों की दुर्दशा उनके हीरा मोती गोदान उपन्यास में देखने को मिल जाएगा। प्रेमचंद जी की कहानियों व उपन्यासों के आधार पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे गोदान। कुछ कहानियों के आधार पर कुछ सीरियल भी बन चुके हैं। आज इस संदर्भ में जो कुछ हमारे समाज में चल रहा है वह सब कुछ आपको अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में मिल जाएगा। इसके साथ आपको उन सीरियलों में मिल जाएगा जो सब आप दिन प्रतिदिन अनेकों सीरियलों में देख रहे हैं। हर सीरियल में किसी न किसी रूप में समाज में क्या चल रहा है उसकी छाया आपको अवश्य दिखाई देगी, और जो भी पिक्चर आ रही है उन सब में वे समाज का असली रूप या छाया दिखाई देगी। चूँकि अभी समाज की एक छोटी इकाई है, चूँकि आप भी समाज की एक छोटी इकाई हैं, तो हो सकता है कि जो आप पिक्चरों या सीरियलों में दिखाया जा रहा है वह सब कुछ आपके जीवन में किसी हद तक गुजर रहा होगा। अर्थात आप भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीरियल या पिक्चर के पात्र हैं। हो सकता है कि उस पुराने समाज में ये सब साधन ना हों। इस समय आधुनिक युग में आपको उपलब्ध है और देखने को मिल रही हैं। पुराने समय में ना तो सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था। उस समय केवल प्रिंट मीडिया था जिसके द्वारा साहित्य लिखा जाता था। जिस समय जिस प्रकार की सुविधाएं होती थी उसी प्रकार का उपयोग किया जाता था और उसके द्वारा समाज का वर्णन या बखान किया जाता था, और वही उसका दर्पण था। दर्पण को दूसरे शब्दों में माध्यम भी कह सकते हैं। समय समय के अनुसार इस दर्पण की आकृति बदलती रहती है। पुराने समय में पुरानी किताबें, पुराने पत्र पत्रिकाएं या धर्मशास्त्र ही समाज के दर्पण रहे होंगे, जो उस समय के रीति रिवाजों व विचारधाराओं को बताता था। अतः साहित्य समाज का दर्पण है। इसके बाद हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि समाज और साहित्य क्या है, समाज और भाषा क्या है, और समाज साहित्य का दर्पण है कैसे है हमने
फैक्ट्स के थ्रू इसको अपने असाइनमेंट में लिखा है, पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने जो मेन लाइंस थी उनको मैंने कलरफुल पेन से लिखा है। तो इस तरीके से आप भी अपने असाइनमेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल पेन्स का यूज़ कर सकते हो, ताकि जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो बोल्ड दिखे और टीचर को सामने से दिखाई दे। अब हमने ये तो लिख दिया कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर कैसे है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं, कहानीकार रहे हैं। उनकी जो कहानी थी उनमें लाइव देखने को मिलता था। जब आप उनकी कहानी पढ़ोगे तो आपके सामने उस टाइम का जो एक पूरा, जिस टाइम वो कहानी लिखी गई है उसका एक इमेज आपके सामने बन जाएगा कि हाँ उस टाइम पे ऐसा होता था। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो दिल को टच करने वाली कहानी होती थी। उनमें एक लगाव होता था जो कहीं ना कहीं यथार्थ, मतलब ट्रू होती थी। उन्हीं की कहानियों, उपन्यासों में से एक है गोदान। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्रामीण समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुभाष भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया। उपन्यास की समीक्षा। गोदान प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता और भारत परायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी और निहिरता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसमें सहलाता कलेश और वेदना को झुटलाता, मर्जाद की झूठी भावना पर गर्व करता, ऋणग्रस्ता के अभिशाप में पिसता, तिल तिल सुरों भरे पद आगे बढ़ता भारतीय समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह प्रेमचंद्र जी के इस उपन्यास गोदान में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। नगरों के कोलाहलम चकाचौंध में गांवों की विभूति को कैसे ढक लिया। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राज कर्मचारी जौक बने कैसे गांव के किस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव में ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं और गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी, 3री और 4थी शताब्दी के भारत का ऐसा सजीव चित्र है जैसा हमें अन्य मिलना दुर्लभ है। गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं। जान पड़ता है प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन में व्यंग और विनोद, कसक और वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव और आदर्श सभी को इसी एक उपन्यास में भर देना चाहा है। कुछ आलोचकों ने इसी कारण इसमें मत्स्य व्यस्तता मिली है। उसका कथानक शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर अति नाटकीय जान पड़ता है। ऊपर से देखने पर यह जान पड़ता है, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान में लेखक का अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वे समुचित उत्थान में कही गई हैं। प्रेमचंद ने एक स्थान पर लिखा है, उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो अपना जोर दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल में वर्णन
20.20 पृष्ठ लिख डालिए, कोई दूषण नहीं। प्रेमचंद ने गोदान में अपनी कलम का पूरा जोर दिखाया है। सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना, समुचित तर्क जाल और सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, प्रभावशील, चुस्त और दुरुस्त भाषा का वर्णनशील में उपस्थित कर देना प्रेमचंद का अपना विशेष कौशल है और इस दृष्टि से उनकी तुलना में शायद ही किसी उपन्यास लेखक को रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, प्रेमचंद की रचनाएं किस प्रकार समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ वह युग सामाजिक, धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित हुए। जब इन्होंने अपने कथा साहित्य का सफर हुआ तो इन्हें अनेक प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त कराने की संकल्प लिया। अपनी कहानी के बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कहा कि मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ। प्रेमचंद और शोषण का बहुत ही पुराना रिश्ता माना जाता है क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे। प्रेमचंद इससे अच्छी तरह वाकिफ हुए। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना ही होगा। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए ही सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। उनके मुताबिक वर्तमान युग ना तो धर्म का है ना ही मोक्ष का, अर्थ ही इसका प्राण बनता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अधोपार्जन सबके लिए अनिवार्य होता जा रहा है। इसके बिना जिंदा रहना सर्वदा असंभव है। वे कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने के लिए जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वह गुनाह होगा। अगर समाज में खुशहाल लोग होंगे तो समाज में अच्छाई ज़्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फ़ायदा। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों व उपन्यासों में शोषण समाज के विभिन्न वर्गों की करतूतों व हथखंडों का पर्दाफाश किया। इसके बाद निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, जिसके बिना कोई भी असाइनमेंट आंसर इनकम्प्लीट होता है। तो निष्कर्ष में हम इस पूरे असाइनमेंट में हमने जो भी बात की हम उसका एक निचोड़ इसमें लिखते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसके साहित्य से होती है। साहित्य ही समाज का प्रेरक, निर्धारक एवं भाग्य नियंता है। दूसरी ओर समाज की चित्तवृत्ति के अनुरूप ही साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य में समाज की आशा, अपेक्षा, हताशा, उत्साह, अवसाद, हर्ष, विषाद के भाव व्याप्त रहते हैं। तो ये पूरा असाइनमेंट था हिंदी का। जब आप डीएलएड सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपके करिकुलम में ये असाइनमेंट दिया गया है। इसके अलावा और जो बाकी के असाइनमेंट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो इंटरनल असाइनमेंट्स हों या फिर एसईपी असाइनमेंट्स हों, वो चैनल पे मेरे अवेलेबल हैं। आप असाइनमेंट फाइल करके चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें से जाके सारे असाइनमेंट फाइल्स देख सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यस, प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो बुरा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।